नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 11th बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है सजीव जगत का वर्गीकरण। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 वीडियो। इसका मतलब है कि इस चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है वो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें, ताकि पार्ट 2 वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है बच्चों कि वैज्ञानिक नामांकन के आधुनिक नियम। यानी हम लोग आज जानेंगे कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस तरह से बनाया जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि दुनिया में जितने भी अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, उन सभी जीवों का अपना अपना एक स्थानीय नाम होता है और अलग अलग स्थानों पर उस जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भारत में अगर एक कुत्ता की बात करें तो इसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, इंग्लैंड में इसको डॉग कहते हैं, कई इसको हॉन्ड भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के आधार पर इस जीवों का अपना अलग अलग नाम हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया वो नाम जिसे कि विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक नाम कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं, वो उस नाम से उस जीव को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से जीवों का हम लोग वैज्ञानिक नामांकन करते हैं, कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए, आप हेडिंग जो है वो आप समझ लीजिए कि साइंटिफिक नेम, यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नाम में 2 लैटिन वर्ड होना आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर होगा लैटिन शब्द। याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम जब भी बनेगा तो उसमें कम से कम 2 लैटिन वर्ड होना चाहिए। वहाँ पर 2 लैटिन वर्ड होना चाहिए। याद रखिएगा कि जैसे होमोसेपियंस, तो इसमें भी जो आपको होमो है या सेफियंस है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। तो पहला रूल बच्चों याद रखना है कि जब भी किसी जीव का हम लोग वैज्ञानिक नाम बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 लेटर यानी 2 शब्द जो होता है वो लैटिन वर्ड का होना चाहिए। समझे ना। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, यदि साइंटिफिक नेम 2 शब्द का होता है तो इसका पहला शब्द जेनेरिक नेम कहलाएगा, ये तो हम आपको पहले भी बता दिए थे। और दूसरा शब्द जो है वो उसको हम लोग स्पेसिफिक नेम कहेंगे। उसको दूसरे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक नेम कहेंगे। याद रखिएगा, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, क्या बोल रहे हैं, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन, तो इसका जो पहला शब्द होगा वो कहलाएगा जेनेरिक नाम। याद रखिएगा, वो क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा जेनेरिक नाम। याद रखिएगा, ये हमारा कहलाएगा जेनेरिक नाम। और इसका जो दूसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ पर हमने 2 रूल समझ लिए। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम करने के लिए हमने अभी तक में 2 नियम जाने। पहला नियम क्या जाना कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम के 2 लेटर, यानी पहला जो 2 वर्ड है वो लैटिन होना चाहिए। पहला कम से कम 2 वर्ड जो है वो लैटिन होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि यदि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम केवल और केवल 2 शब्दों से मिलकर बना है तो इसका जो पहला शब्द होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे जेनेरिक नेम, और जो दूसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। तो दूसरे रूल से हमारा तीसरा रूल भी आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 शब्द से मिलकर बना हो, तो अब उसमें क्या है कि उसका जो पहला शब्द होगा बच्चों उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे जीनस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनस। जो दूसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज, और जो तीसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे सब स्पीसीज। तो ये बड़ी ही आसान भाषा में आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में जितना भी जीव होगा उसका वैज्ञानिक नाम या तो 2 शब्द से मिलकर बना होगा या तो 3 शब्द से मिलकर बना होगा। तो अगर 2 शब्द से किसी जीव का नाम बना हुआ है तो उसका पहला शब्द कहलाएगा जेनेरिक नेम और दूसरा जो शब्द कहलाएगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक नेम। लेकिन यदि कोई वैज्ञानिक नाम, यदि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 वर्ड से मिलकर बना है
तो उसका पहला जो शब्द है वो कहलाएगा जीनस, दूसरा कहलाएगा स्पीसीज, और तीसरा कहलाएगा बच्चों सब स्पीसीज। तीसरा क्या कहलाएगा? सब स्पीसीज कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 नियम आपको बताए। तीनों नियम को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला नियम यह है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम में कम से कम 2 लेटर यानी 2 शब्द किस भाषा का होना चाहिए? तो याद रखिएगा वो लैटिन का होना चाहिए। किस भाषा का होना चाहिए? तो वो लैटिन का होना चाहिए। दूसरा, यदि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है तो इसका पहला शब्द कहलाएगा जेनेरिक नाम और दूसरा जो शब्द है वो कहलाएगा स्पेसिफिक नेम। यदि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो उसका पहला जो शब्द है वो कहलाएगा हमारा जीनस, दूसरा जो शब्द है वो कहलाएगा स्पीसीज, और हमारा जो तीसरा शब्द है वो कहलाएगा सब स्पीसीज। तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। तो चलिए आप इस तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। कुल मिलाकर हम आपको 6 रूल बताएंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स कर लें ताकि आपको लिखने में काफ़ी आसान हो। चलिए, इसके बाद क्या है? चौथा रूल क्या कहता है कि जेनेरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से तथा स्पेसिफिक नेम को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। वैसे भी ये तो इजी बात है, अंग्रेजी में भी आप ऐसे ही करते हैं। जो पहला वर्ड है उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सबको स्मॉल में लिखते हैं। तो चौथा रूल क्या कह रहा है कि जितने भी जेनेरिक नेम होंगे यानी जो पहला वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में, तथा स्पेसिफिक नेम का अगर पहला भी लेटर क्यों ना हो तो उसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर में। उसको हम लोग किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए एच किस में लिखल है? कैपिटल लेटर में लिखल है। लेकिन यहाँ पर जो जी है वो किस लेटर में लिखा है जी? स्मॉल लेटर में लिखा गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होगा उसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, और स्पेसिफिक नेम का जो पहला लेटर होगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एच क्या है? कैपिटल लेटर में है, और जी क्या है? स्मॉल लेटर में। तो यहाँ तक आपने सीख गया। अब 5वां पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि जब किसी जीव का साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा हाथ से, तो इसके नीचे में क्या कर देना? अंडरलाइन कर देना। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी के नीचे क्या करना? जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा हिंडेनेरिया क्या है? गार्नुमोलेसिनम, इसको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना। इसको हम लोग क्या कर देना? अंडरलाइन करना देना। जैसे हम लिखेंगे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस को भी क्या करेंगे? नीचे में अंडरलाइन कर देंगे। यानी किसी भी जीव का जब हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उस वैज्ञानिक नाम को नीचे क्या कर देना है जी? अंडरलाइन कर देना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसके बाद जब 2 डिफरेंट जीवों के जीनस का नाम एक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम होमो हो गया, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो, तो अब दुनिया के किसी भी जीव का ये जो चूँकि ये पहला वर्ड है जो कि क्या है? जीनस है, और ये जीनस कभी चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी जीव का अगर ये होमो हो गया तो दुनिया का दूसरा किसी भी जीव का अब जीनस होमो नहीं होगा। मतलब दुनिया में जितने भी जीव होंगे उसका जीनस एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक जीव का अगर जीनस जो हो गया तो दूसरे जीव का जीनस वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रूल नंबर कितना है? 6 है। और सबसे बकवास और 7वां नंबर रूल है कि जब किसी कारणवश जेनेरिक नेम को बदलना है तब पुराने नाम को नए नाम के आगे बराबर का चिन्ह लगाकर कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक नाम है ये पुराना वाला। अब इसको क्या किया कि इसका एक नया वैज्ञानिक नाम बनाया। तो नए वैज्ञानिक नाम में क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पुराना नाम है उसको तो लिखेंगे ही, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, और फिर जो है यहाँ उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले 7वां नंबर आप फिर से समझिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। 7वां नंबर क्या कह रहा है कि जब किसी कारणवश हमें किसी जीव के का जो पुराना वैज्ञानिक नाम है उसको अगर हमको बदलना है और उसके बदले में कोई नया नाम रखना है तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है कि सबसे पहले नया नाम को आपको यहाँ लिखना। जैसे कि यहाँ पर एक जोक का वैज्ञानिक नाम है, इस नया नाम को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। इसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे और कोष्टक के भीतर जो पुराना नाम है उसको भी लिखेंगे। अब जब समझ लीजिए कि पुराना नाम को जब लिखना ही है
तो नया नाम बनाने का झमेला जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 7 रूल हैं जिसके आधार पे आप किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम कर सकते हैं। तो चलिए इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और एक बार हम शॉर्टकट में 7 रूल्स को फिर एक बार आपको हम बता दे रहे हैं कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को बनाने के लिए जो 7 रूल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट्स कर लें और एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बनाने के लिए 7 रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रूल्स क्या है बच्चों कि जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे उसमें कम से कम 2 वर्ड होना चाहिए लैटिन शब्द का। वहाँ पर लैटिन लिखा हुआ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी जीव का नाम यानी साइंटिफिक नेम 2 शब्दों का हो तो इसका पहला शब्द कहलाएगा बच्चों जेनेरिक नाम और दूसरा शब्द कहलाएगा स्पेसिफिक नाम। अगर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 शब्दों का हो तो इसका पहला शब्द कहलाएगा जीनस, दूसरा शब्द कहलाएगा स्पीसीज और तीसरा शब्द कहलाएगा सब स्पीसीज। अगर हम बात करें चौथे रूल की तो याद रखिएगा कि जब भी किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं तो जो पहला शब्द है जिसको हम लोग जेनरिक नेम कहते हैं उसका पहला जो लेटर है वो कम से कम कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद जब स्पेसिफिक नेम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होना चाहिए और सभी लेटर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एच जो है वो कैपिटल में लिखा है, उसके बाकी बात सब क्या है स्मॉल में लिखा गया। तो ये भी एक वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए रूल्स होते हैं। 5वां रूल कहता है कि जब किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को आप हाथ से लिखते हैं, जैसे कॉपी में आप लिख रहे हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन, तो अब क्या करना कि होमोसेपियंस के नीचे आपको अंडरलाइन कर देना। तो ये भी एक रूल है, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को जब आप लिखते हैं तो उसके नीचे में आपको क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। और 7वां रूल कहता है कि जब किसी कारणवश हम किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को बदलते हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो नया नाम को लिखना ही है, फिर बराबर का चिन्ह देना है और कोष्ठक के भीतर उसका जो पुराना वैज्ञानिक नाम है उसको भी उसमें नोट कर देना है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग इसमें समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पहचान, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखिए आप भी अगर कोचिंग में पढ़ने आते हैं तो आपको कोचिंग सेंटर में क्या दिया जाता है, एक आईडी कार्ड दिया जाता है और वो आईडी कार्ड आपकी पहचान होती है। उसमें आपका नाम लिखा रहता है, आपके पिता का नाम लिखा रहता है, आपका एड्रेस लिखा रहता है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा रहता है। तो जीवों को पहचान करके उसे उचित स्थान में रखना तथा उसका वैज्ञानिक नामांकन करवाना ही आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, पहचान का रहता है। यानी किसी भी, जैसे मान लो कि दुनिया में कोई जीव नया नया प्रकट हुआ, अब कोई जीव अगर नया हुआ तो सबसे पहले वैज्ञानिक उसको क्या करेगा, उसको जा कर के देखेगा, सबसे पहले ये तय करेगा कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है, या इस ग्राही है कि परग्राही है। इसके बाद अगर हमारे पृथ्वी का ही है और सजीव है तो सबसे पहले उसको वैज्ञानिक क्या करेगा, उसका एक नाम देगा। और कैसा नाम देगा, वैज्ञानिक नाम देगा। और वैज्ञानिक नाम देने के बाद उसको 5 जगत वर्गीकरण के किसी न किसी जगत में रखेगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान कहते हैं। पहचान के कारण ही अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास में बहुत सारे जीव हैं, जैसे पेड़ पौधा है, बैक्टीरिया है, फंगस शैवाल है, या फिर आपको कवक है, या फिर मशरूम है, या फिर मनुष्य है। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, उसके पहचान के आधार पर या तो उसे मोनेरा जगत में रखते हैं, या फिर उसे प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं, या फिर फंजाई जगत में रखते हैं, या फिर प्लांटे जगत में रखते हैं, या फिर एनिमिलिया जगत में रखते हैं। तो इन सभी जीवों को हम लोग क्या करते हैं, उसके पहचान के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पहचान। इसके बाद एक होता है टैक्सॉन। गुणों के आधार पर जब जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टैक्सॉन। याद रखिएगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और टैक्सॉन ये सब बायोलॉजी की एक क्या है, भाषा है, जिसमें कि आप लोग को समझना होगा कि ये कहाँ कहाँ होता है। देखिए जीवों को पहचान करके उसे उचित स्थान पर रखना और उसका वैज्ञानिक नाम देना कहलाता है पहचान। और जीवों को जब उसके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है
इसे हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? टैक्सॉन बोलते हैं। तो चलिए इन दोनों स्लाइड्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब देखिए टैक्सॉन को हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा टैक्सॉन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं जी? 7 भागों में बांटते हैं। कौन कौन है? पहला है ऑर्डर। पहला क्या है? ऑर्डर। पहला क्या है बच्चों? ऑर्डर। दूसरा है कुल, तीसरा है जाति, चौथा है वर्ग, पांचवा है प्रजाति, छठा है जगत और सातवां है संघ। यानी अगर हम देखा जाए तो इसको आप लोग अलग अलग तरीके से लिख दिए। इसको परिभाषा में अगर हम लिखेंगे तो एक तरफ से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी को हम लोग बांटते हैं कितने भाग में? 7 भाग में। याद रखिएगा टैक्सोनॉमी को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 7 भाग में बांटते हैं। पहला है ऑर्डर, दूसरा है फैमिली, तीसरा है जीनस, चौथा है क्लास, पांचवा है स्पीसीज, छठा है किंगडम और सातवां है फाइलम। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको भी नोट कर लीजिए कि टैक्सोनॉमी को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं जी? इसको हम लोग बांटते हैं 7 भाग में। देखिए पहला है प्रजाति। अगर हम प्रजाति को समझ लेते हैं तो बाकी सब कोई परिभाषा आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। प्रजाति का मतलब क्या होता है कि वर्गीकीय अनुक्रम का वह खंड जिसमें सम्मिलित जीवों के गुणों एवं, देखिए क्या है? गुणों एवं मौलिक समानताएं पाई जाती हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज। यानी वर्गीकीय अनुक्रम का वह खंड जिसमें सम्मिलित जीवों के गुणों में मौलिक समानताएं पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर आप स्पीसीज का परिभाषा समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर परिभाषा समझने का कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए पहला तो हमने स्पीसीज समझ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजाति। प्रजाति के ही समूह को हम लोग बोलते हैं जीनस, यानी जाति। प्रजाति के ही समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। फिर देखिए जाति के ही समूह को हम लोग कुल बोलते हैं। मतलब यहाँ से आप क्या कीजिए, उसका समूह कर दीजिए। प्रजाति के समूह को जाति बोलेंगे, जाति के समूह को कुल बोलेंगे, कुल के समूह को हम लोग गण बोलेंगे, गण के समूह को हम लोग वर्ग बोलेंगे, वर्ग के समूह को हम लोग संघ बोलेंगे और संघ के समूह को हम लोग जगत बोलते हैं। तो एकदम इजी है। देखिए क्या है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रजाति का परिभाषा आपको क्या करना? याद करना। उसके बाद इन सभी का समूह करते जाइए, नीचे सबका परिभाषा हो जाएगा। तो प्रजाति में हमने क्या सीखा? वर्गीकीय अनुक्रम का वह खंड जिसमें सम्मिलित जीवों के गुणों में, मतलब जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में कुछ ना कुछ मौलिक समानताएं पाई जाती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? स्पीसीज। उसके बाद स्पीसीज के ही समूह को जीनस कहते हैं, जीनस के ही समूह को फैमिली कहते हैं, फैमिली के समूह को ऑर्डर कहते हैं, और यहाँ पर है कि ऑर्डर का जो समूह है उसे हम लोग बोलेंगे क्लास, और क्लास का जो समूह है उसको बोलेंगे फाइलम, फाइलम का जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। और आपको पता ही है कि किंगडम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 5 प्रकार के। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गए। अब देखिए, अब हम लोग जैविक वर्गीकरण की पद्धति के बारे में जानेंगे, यानी सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ प्रजाति का परिभाषा याद रखिए, उसके बाद सब उसका समूह करते जाइए, आपको जगत तक की परिभाषाएं आसानी से हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि समय समय पर जीवों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को उपयोग में लाया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। यानी अभी तक हम लोग जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाएं। जैसे दुनिया में जितने भी जीव हैं उसको आपने मुख्य रूप से अभी 5 भाग में बांट करके रखा है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमिलिया। तो इसको आपने बांटा, इस विभाजन के लिए क्या क्या आधार हैं? तो सबसे पहला जो आधार है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और चौथा है फाइनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो पहला है कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धति, तीसरा है विकासीय वर्गीकरण की पद्धति, और चौथा है बच्चों संख्यात्मक वर्गीकरण की पद्धति। यानी इन्हीं 4 आधार पे जीवों को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। तो ये क्या क्या आधार है इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं।
लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि जीवों के वर्गीकरण के लिए कुल मिलाकर के 4 पद्धतियां बनाई गई है। पहला है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, तीसरा है विकासीय वर्गीकरण पद्धति और चौथा है संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति क्या है। देखिए, जब किसी जीवों को हम लोग उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर, याद रखिए यही सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है, जब किसी जीवों को हम लोग उसके बाह्य लक्षणों के आधार पे क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग समूह में बांटते हैं, तो विभाजन की इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे जीव आपको रख दिया जाए और उन सभी जीवों में से आपको पहचान करना है कि कौन सा जीव किस कैटेगरी का है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सभी जीवों को उसका बाह्य लक्षण ढूंढेंगे और उस बाह्य लक्षण के आधार पर आप तय करेंगे कि इस जीव को किस कैटेगरी में रखा जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी जीव को, सबसे प्रमुख बात क्या है कि उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर, याद रखिए उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर जब हम लोग अलग अलग भागों में उसको बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। और सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस जी के द्वारा पौधों के आकारिकी लक्षणों के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो अगर हम बात करें कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले जो वैज्ञानिक थे, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। ये वनस्पति विज्ञान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। तो इसको याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, पहला आधार है। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। इसमें हमने क्या सीखा कि जीवों को उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर हमने अलग अलग समूह में इसको बांटा था। दूसरा हमारा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। क्या है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। देखिए, जब किसी जीवों को उसके संपूर्ण, यहाँ से याद रखिए, उसके संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रख करके, याद रखिए जब किसी जीव को उसके संपूर्ण क्या है, प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रख करके, किसको ध्यान में रख करके, संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रख करके जब हम लोग उसे विभिन्न भागों में बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। और सर्वप्रथम जॉर्ज वेंथम और जोसेफ हुकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस वर्गीकरण पद्धति को उपयोग में लाया था। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को उपयोग में लाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ हुकर। उसका नाम क्या था, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ हुकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया था कि प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धति को प्रयोग में लाया था। तो अभी तक हमने दो पद्धति जान लिया, एक पढ़ लिया कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति और दूसरा पढ़ लिया प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में आपने जाना कि जीवों को जब उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा तो उसे हमने कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति नाम दिया, और जब जीवों को उसके संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रख करके अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा तो इसका नाम दिया प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है विकासीय वर्गीकरण पद्धति। जब किसी जीव को उनके विकासीय तथा जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने, चलिए यहाँ से तो गड़बड़ कर दिया है, तो इस स्लाइड को आप सीधे याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है। देखिए, जब किसी जीव को उसके विकासीय, याद रखिए यहाँ से है जब किसी जीव को उसके विकासीय, यहाँ से याद रखिए जब किसी जीव को उसके विकासीय गुणों के आधार पे जब हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकासीय वर्गीकरण पद्धति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विकासीय वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, समझे। और इसमें इसका कोई खोजकर्ता नहीं है, बस इसका याद रखिएगा कि जब किसी जीव को उसके जीवों के विकासीय गुणों के आधार पे जब हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विकासीय वर्गीकरण पद्धति। तो चलिए इसको सिर्फ आप परिभाषा में लिख लीजिए। और हमारा अंतिम जो है वो कौन सा था जी, देखो यहाँ लिखा भी नहीं है स्लाइड में।
और हमारा जो अंतिम था वो है संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो चलिए, अब संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति इस स्लाइड में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से उसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखिए संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले उसको समझ लीजिए। चूंकि वर्गीकरण कितने प्रकार के, वर्गीकरण करने के कितने आधार, 4 आधार। तो सबसे लास्ट में जो हमारा है संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति, उसका मतलब होता है कि जब किसी जीव को उसको आप कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं, उसका एक डाटा प्रस्तुत करते हैं, और उस डाटा के आधार पे जब हम जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो याद रखिए कि दुनिया में अब वर्तमान समय में जो 5 जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं, इस प्रजातियों को बनाने के लिए, याद रखिएगा, इस प्रजातियों को बनाने के लिए जो वर्गीकरण की पद्धतियां अपनाई गई है, ये जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं उसके लिए 4 आधार हैं। कौन कौन आधार हैं, एक बार फिर से आप उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि इसी चारों आधार पे वर्तमान समय में दुनिया के सभी भागों को हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा यहाँ से समझ लिए कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में हमने पढ़ा कि जब किसी जीवों को उसके बाह्य लक्षणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसको हम लोग कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। जब किसी जीव को उसके संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। तीसरा है विकासीय वर्गीकरण पद्धति। जब किसी जीव को उसके विकासीय स्थिति के आधार पे हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विकासीय वर्गीकरण पद्धति। और चौथा है संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति, यानी जब किसी जीव का एक हम विस्तृत डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा का कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति। और इन सभी पद्धति के आधार पे हमने जीवों को जो है बांटा है कितने भागों में, तो जीवों को हमने बांटा है 5 भागों में। याद रखिएगा, जीवों को हमने कितने भागों में बांटा है जी, 5 भागों में हमने इसको बांटा। लेकिन इस विभाजन से पहले भी कैरोलस लिनियस के द्वारा जीवों को बांटा गया था 2 भागों में, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव थे जो कि उसमें फिट ही नहीं बैठता था, जिसके कारण फिर से 1969 ईस्वी में R.H. हिटेकर द्वारा दुनिया के सभी जीवों को बांटा गया है कितने भागों में, 5 भागों में। तो चलिए इस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो ये विभाजन की प्रक्रिया हुई, बच्चों याद रखिए, थोड़ा सा हम कलम चेंज कर ले रहे हैं। सबसे पहले जो विभाजन की प्रक्रिया हुई थी वो हुई थी किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया लाई गई थी। कैरोलस लिनियस ने दुनिया के जितने भी जीव थे इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था और इस विभाजन का नाम दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस विभाजन का नाम ये दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण। इसका नाम दिया गया था बच्चों द्विजगत वर्गीकरण। लेकिन द्विजगत वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि दुनिया में जितना भी जीव है इसको कैरोलस लिनियस ने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा जंतु जगत और दूसरे का नाम रखा इन्होंने पादप जगत। याद रखिएगा, एक का नाम रखा जंतु जगत और एक का नाम रखा पादप जगत। एक को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल किंगडम और एक का नाम रख दिया प्लांट किंगडम। लेकिन क्या है कि जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव प्रकट हुए जो ना तो जंतु जगत में फिट बैठता था और ना ही वह पादप जगत में फिट बैठता था। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे जीव हमारी दुनिया में प्रकट हुए जो ना तो जंतु जगत में था और ना ही पादप जगत में था। तो अब वैज्ञानिकों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ। तो फिर वैज्ञानिकों ने मंथन किया और दुनिया के सभी जीवों को, याद रखिएगा 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1969 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए R.H. हिटेकर। इन्होंने दुनिया के सभी भागों जीवों को पुनः 5 भागों में बांटा
जिसका नाम था पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, स्पेलिंग भी गलत लिखा है, FUNGI होता है, FUNGI फंगी, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमिलिया। तो इन्होंने दुनिया में जितने भी जीव हैं इसको कितने भाग में बांट दिया जी? 5 भागों में बांट दिया। और इस विभाजन का नाम इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका नाम क्या दिया जी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 5 जगत वर्गीकरण। इसका नाम क्या दिया? 5 जगत वर्गीकरण। तो अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिए, चूंकि ये पूरे 11th का सबसे बड़ा रीड है। अगर आप इसको समझते हैं तो 11 से लेकर के 12 तक कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा इसमें काम आने वाला है। याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, आपको पता होगा कि दुनिया में लगभग 18 लाख जीवों की प्रजाति है। आप ही लोग बताइए, क्या हम लोग अपने जीवन में अगर एक एक करके सभी जीवों का अध्ययन करें तो क्या 18 लाख जीवों की प्रजातियों का अध्ययन कर सकते हैं? तो जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, जीवों के सभी जीवों को पढ़ने के लिए इसको कैटेगरी में बांट दिया, इसका वर्गीकरण किया, इसका क्लासिफिकेशन किया, और इसको हमने क्या किया, पहले 2 भागों में बांटा और फिर हमने उसको कितने भाग में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। तो किसी भी जीव को अगर हम अलग अलग क्लास में बांटते हैं और उसका एक बड़ा सा डेटा को हम लोग एक शॉर्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो इसके लिए 4 बेस था। कौन कौन बेस था? कि आपको पता था कि प्राकृतिक वर्धी प्रजनन था, इसके लिए 4 बेसेस हमने अभी तुरंत बताए। उसी 4 बेस के आधार पे सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दुनिया के सभी जीवों को 2 भागों में बांटा था, और इस विभाजन का नाम इन्होंने दिया था द्विजगत वर्गीकरण, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने दुनिया के सभी जीवों को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग का नाम रखा जंतु जगत और एक भाग का नाम रख दिया पादप जगत। लेकिन बाद में पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो ना तो जंतु जगत में फिट बैठते हैं और ना ही पादप जगत में फिट बैठते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया में अब ऐसे कई जीव हैं जो कि इन दोनों कैटेगरी से बाहर है। इसका मतलब और भी कैटेगरी जीवों का हो सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके 1969 ईस्वी में R.H. हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत की। देखिए क्या स्पेलिंग, इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया, और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के माध्यम से दुनिया के जितने भी जीव थे उनको इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। इसका नाम रखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। समझे? मोनेरा को हिंदी में मोनेरे बोलेंगे, प्रोटिस्टा को भी प्रोटिस्टा बोलते हैं, फंगी को फंजाई बोल सकते हैं, प्लांटे को जंतु जगत बोल सकते हैं, और एनिमिलिया को प्लांटे को पादप जगत बोल सकते हैं, और एनिमिलिया को जंतु जगत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी तक वर्तमान समय तक में दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का विभाजन जो है वो 5 भागों में ही किया गया है, और अभी तक हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ही अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि हम लोग बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में, जो जीव हैं उसके बारे में हम लोग अभी तक अध्ययन किए ही नहीं। अगर भविष्य में हम लोग इन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से और भी नए नए जीव की हमारे पृथ्वी पर खोज होगी, और संभव है कि अभी हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन के बाद 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, कुछ दिन के बाद 10 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम लोग को पढ़ने को मिल सकता है। क्योंकि जिस समय कैरोलस लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो बहुत सारे वैज्ञानिक को उस समय लग रहा था कि ये फ्लॉप होने वाला। कुछ दिन के बाद जब जीवों की संख्या बढ़ेगी, रिसर्च होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारे नए नए जीवों की खोज होगी, तो निश्चित रूप से ये किंगडम बढ़ेगा। तो बढ़ा भी, लेकिन अभी 2026 ईस्वी तक हम लोग यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दुनिया के जितने भी जीव हैं उसको हमने 5 भागों में बांट कर रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग मोनेरा से लेकर के एनिमिलिया तक जितने भी जंतु जीव जगत हैं उन सभी जीव जगत को एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आपको पता ही होगा कि हमने इस सब का एक एक अलग अलग चैप्टर भी बना करके रखा, तो काफ़ी डिटेल से हम लोग का बायोलॉजी चलेगा। निश्चित रूप से अगर आप रेगुलर हमारा 11th बायोलॉजी का क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जा कर के
प्ले लिस्ट को विजिट करें, वहाँ 11th बायोलॉजी 2026-27 सत्र का बैच का आपको एक पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा और उसमें चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पर 11th क्लास का वीडियो अवेलेबल होगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ 9 से लेकर के 12 तक सभी विषयों की पढ़ाई होती है अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। आप चाहें तो हमारे कोचिंग में आकर के विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों के साथ जो कि 11th छात्र के स्टूडेंट हैं या किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट है उसके जनरल कॉम्पिटिशन के कोर्स में, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को उसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। फिर से हम लोग आपसे मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।